हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। साथियों, आज है 25 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 मई 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जैसे कि चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो जैसा कि इन्वेस्टर समिट हुई है, इसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि इन्वेस्टर्स मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ये इन्वेस्टर बात हो रही है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट है 2025 की। अब बात करें जैसे कि बांग्लादेश जो है इधर उधर थ्रेटन कर रहा है, ठीक है, चाइना आग दिखा रहा है। तब से क्या हुआ, यहाँ तब से हम लोग का जो फोकस है वो नॉर्थ ईस्ट पर बहुत ज्यादा हो गया है और होना भी चाहिए था, जैसा कि इतने दिनों से इग्नोर हो रहा था। तो इस वजह से आप इस इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है किसकी, नॉर्थ ईस्ट की। उस पर बाकी लोग जो नजर बनाए हुए हैं जैसा कि, तो वहां पर थोड़ा कनेक्टिविटी बढ़ाना होगा। इसी बीच मैंने जैसे आपको बताया था कि परियोजना बताई थी कि भारत जो है कोलकाता से म्यांमार के बीच में एक परियोजना बनाएगा, कॉरिडोर। इसके अलावा ये राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर मतलब इन्वेस्टर समिट अभी किया गया है, जैसा कि यहाँ पर तीसरा अभ्यास मैंने आपको बताया था वहीं पर किया गया, भारत ने किया था जैसा कि। तो ये सब चीजें एक दूसरे से लिंक है, जैसा कि ये हम लोग जो है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट पर फोकस कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में काफी ग्रोथ मिलने वाली है, जैसा कि। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, इन्वेस्टर समिट होने का क्या मतलब ये ठीक वैसे ही है जैसे राज्यों का इन्वेस्टर समिट होता है कि आते हैं बिजनेसमैन, वहां का रूपरेखा सब कुछ प्रपोजल वगैरह देखकर वहां अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बताते हैं कि हम ये फैक्ट्री लगाने वाले हैं, कि हम यहाँ पर प्लांट लगाने वाले हैं, हम इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है चाहते हैं, तो हमें यह सहूलियत दे दो। तो ऐसे ऐसे करके सभी राज्य अपना जो इन्वेस्टर समिट करते हैं। पीएम मोदी क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू है, काफी ज्यादा है, मतलब जैसे कि फेमस है, तो अक्सर आप देखोगे लगभग सभी राज्यों में ये जाते हैं उद्घाटन करने। अब इनके जैसे कि बात करें, संपर्क भी अच्छे खासे हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आते हैं लोग, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अभी ये जैसे कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट किए, लेकिन ये नॉर्थ इम्पोर्टेंट बात यह है कि आयोजन जो है दिल्ली में हुआ। यह बात ध्यान रखना है, नई दिल्ली में आयोजन हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट का समिट, तो नॉर्थ ईस्ट वाले भी इसमें जिले मतलब रहेंगे ऑप्शन में। गुवाहाटी दे देगा या आपको अगरतला दे देगा, जैसा कि कहीं भी दे सकता है। तो नई दिल्ली बताना, जैसा कि आपको मिस्टेक मत करना। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा जैसे कि 23-24 मई को ये आयोजित किया गया है और इस दौरान पीएम मोदी ने किया है जैसा कि इसका उद्घाटन। ईस्ट का एक नया परिभाषा दिया जाता है, यहाँ पर जानते ही हो जैसे कि पीएम मोदी जो है कि वो कोड वगैरह ज्यादा देते हैं बढ़िया से। तो ईस्ट का एक नया मतलब बताया इन्होंने कहा, ईस्ट का मतलब एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथ और ट्रांसफॉर्म ईस्ट। यानी हम लोग अब नॉर्थ ईस्ट को किस प्रकार से करने वाले हैं, फोकस करेंगे इस पर। ये कुछ और समिट की अगर हम बात करें तो पिछले दिनों में जैसा कि जो समिट्स हुई हैं, जैसे वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नीदरलैंड में हुई है। भारत 6G अंतर्राष्ट्रीय नई दिल्ली सम्मेलन जो कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ब्राजील में, और 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन नई दिल्ली में। 11वां MSMLE की बात करें जैसे कि SMLME सम्मेलन 2025, ये कहाँ हुआ है, UAE में हुआ है जैसे कि। और वैश्विक भारत शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है 2025 का तेलंगाना में। इतरी शिखर सम्मेलन 2025 हैदराबाद में आयोजित हुआ है। अब युवा सम्मेलन सिक्किम में हुआ। बिम्स्टेक कृषि मंत्री जैसे कि स्तर की बैठक है नेपाल में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा जैसे कि, हाल ही में कोंकण रेलवे का भारतीय रेलवे में विलय हो गया। कोंकण रेलवे की स्थापना कब हुई थी जैसा कि बात करें तो आप जैसा कि हम बता दें आपको, शायद लोग को कि शायद आप लोग को ना पता हो कि कोंकण रेलवे अभी तक भारतीय रेलवे का हिस्सा नहीं थी। जी हाँ, कोंकण रेलवे एक इंडिविजुअली चल रहा था, ऑपरेट कर रहा था। यह एक कंपनी के टाइप में बता दें इसको कि ये कह सकते हो कि जैसे कि PSU के मॉडल में चल रहा था। किसके मॉडल में, PSU के। जैसे मेट्रो वगैरह होती है ना, मेट्रो में क्या होता है कि वह भी एक PSU टाइप है। मेट्रो पूरी तरीके से गवर्नमेंट नहीं है, मेट्रो में राज्य सरकार का भी हिस्सा होता है और केंद्र सरकार का भी हिस्सा होता है, तो 50-50% पर होता है। इसमें भी ऐसे ही था कुछ, लेकिन क्या बात करें इसमें PSU टाइप का था, जैसे कि पब्लिक सेक्टर की अंडर टेकिंग टाइप का था। अब पब्लिक सेक्टर की अंडर
जो होती है, जैसे बता दें तो ये इसमें क्या होता है ना कि 51% हिस्सा सरकार का रहता है, मतलब 50 से अधिक हिस्सा केंद्र सरकार का रहता है। बाकी और चाहे कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यह कोई और राज्य सरकारों का भी हो सकता है, जैसा कि इसमें तो किसी का भी हो सकता है। ऐसे यह भी था। कोंकण रेलवे में अगर बात करें तो रेलवे में 51% हिस्सा तो केंद्र सरकार की थी, लेकिन कुछ और कंपनियां जो जैसे कि कंपनियों का कुछ और, या बात करें रेलवे राज्यों का, यह था 4 राज्यों का बेसिकली इसमें इन्वेस्टमेंट था। जैसा कि अब यह स्थापित क्यों हुआ था, क्योंकि इसको समझते हैं। इसकी स्थापना जैसा कि 1990 में की गई थी, लेकिन यह और अलग क्यों रखा गया, दोनों चीज को समझते हैं। अलग इसलिए रखा गया क्योंकि ये एक स्पेशल तौर पर प्रोजेक्ट के रूप में बनाया गया था। एक्चुअल में ना कोंकण रेलवे जो है, ये कोंकण जो तट है, कोंकण तट है या पश्चिमी घाट वाले जो तट हैं, जैसे कि उनमें कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए था। 4 राज्यों में, मतलब कौन कौन है 4 राज्यों में अगर बात करें तो गोवा, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र। इन 4 राज्यों के लिए ये था, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। जैसा कि मतलब यह कोंकण रेलवे जब बना तो क्या आपको बताएं कि जिसे कि इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना कहते थे इसको, मतलब इसको एक करिश्मा ही मानते थे लोग कि यहाँ पर इस हिसाब से यहाँ पर रेल जाती है। और कई बार आप फिल्मों वगैरह में जैसे जो शूटिंग वगैरह होती है देखा होगा आपने ट्रेन में, तो वो यहीं से होती है, जैसे कि फुटेज वगैरह यहीं से ली जाती है। पहाड़ियों के बीच में जा रही है और जंगलों के बीच में, बहुत सारी वादियों के बीच में जा रही है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रूट होते थे, मतलब बहुत बड़ा यह हेडेक था कैसे यह बनाया जाए, जैसे कि लेकिन सक्सेसफुली यह बना और बना भी सक्सेस तरीके से, अच्छे से। फिर शुरुआत में अब, लेकिन पिछले कुछ सालों से क्या था, ये लॉस चल रहा था और इसमें और ज्यादा बता दें इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, फंड नहीं आ रहे थे, ये ऑलरेडी लॉस में था। लगभग 3000 के आसपास करोड़ के आसपास इसका जो लॉस चल रहा था। लेकिन अब इसको भारतीय रेलवे में विलय करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले को केंद्र सरकार ने पहले ही बहुत प्रस्ताव दिए थे, बाकी राज्य मान गए थे, जैसा कि महाराष्ट्र नहीं मान रहा था। अब महाराष्ट्र फाइनली अप्रैल 2025 में मान गया। अब विलय को मंजूरी मिल गई है। कोंकण रेलवे अब हो जाएगा भारतीय रेलवे का हिस्सा। मोटा मोटा बात करें, जैसा कि ये लगभग 741 किलोमीटर की दूरी तक ये फैला हुआ है। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो पूरा 1998 से यह ओवर ऑपरेटिव हो गया है, जैसा था। अब 1990 में जैसे की बात करें, अब जैसे पूरा कंप्लीट हुआ था, लेकिन स्थापना हुई थी 1990 से लेकर के 1998 तक। ट्रैक वगैरह अच्छे से बने इसमें। उसके बाद यह ऑपरेटिव हो गया था। कोंकण रेलवे ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये कंपनी के रूप में चलाया जा रहा था अभी तक की। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में शामिल थे। अब केंद्र सरकार के पास 51% हिस्सेदारी थी। उसके बाद सबसे ज्यादा अगर बात करें तो स्टेक इसके जो पास हिस्से था, महाराष्ट्र के पास था। तो केंद्र सरकार की बात है, जैसे कि आपको बात समझ में आ गई होगी पूरी बात। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का पहला स्वर्ण पदक किस भारतीय महिला निशानेबाज ने जीता। ISSF की बात करें जूनियर विश्व कप 2025 में अभी यह पहला पदक, इन्होंने पहला गोल्ड जीत लिया है। कनक ने, किसने? कनक एक शूटर है। आपको ये देख सकते हो आप, जैसे कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जूनियर वर्ल्ड कप में। अब यहाँ क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये जर्मनी में ये आयोजित हुआ था। ये बात ये आपको याद रखना है। और ये ISSF का जूनियर विश्व कप है। ISSF विश्व कप जो मेन वाला होता है ना, वो भी होता है, जैसा कि ये जूनियर वाला है जो हो रहा है अभी वर्तमान में, जैसा कि जर्मनी के सुहेल में ये हो रहा है। आयोजित किया गया था जैसा कि 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। इवेंट भी पूछा जाता है, जैसा कि याद रखना है ये आपको। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इसमें इन्होंने जीता है गोल्ड। जैसा कि बात करें कनक ने जीता, किसने? कनक जी ने जीता है, स्वर्ण पदक जीत लिया है। ISSF जूनियर विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक रेटिंग एजेंसी पिच अगर बात करें, फिच रेटिंग्स में अगले 5 वर्षों के लिए भारत के अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया गया। रेटिंग ने अगले 5 वर्षों के लिए विकास अनुमान को बढ़ा करके कितने प्रतिशत किया हुआ है, तो ये कर दिया है कितना। स्विच रेटिंग ने बताया कि भारत की जो GDP ग्रोथ है रेट अगले 5 वर्षों तक 6.4% होने वाली है। कितनी होने वाली है? 6.4%। किसने बोला है? वैश्विक रेटिंग एजेंसी पिच रेटिंग्स की बात हो रही है यहाँ पर। अब इन्होंने बोला है, तो देखिए जैसे कि हम बता दें, इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है पोटेंशियल 6.4% रहेगी नेक्स्ट 5 ईयर तक। अब नेक्स्ट 5 ईयर की बात कर रहे हैं तो हम लोग ऑन एंड जैसे कि एवरेज की बात करें 6.4% की दर से बढ़ेंगे। यह अपनी GDP ग्रोथ रेट होने वाली है, जैसा कि अकॉर्डिंग टू स्विच रेटिंग्स। GDP ग्रोथ रेट क्या है इसको समझो।
तो जीडीपी ग्रोथ रेट अगर समझने के लिए सबसे पहले जीडीपी आना चाहिए। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि कितना देश में डोमेस्टिकली प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा है किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 1 मार्च से शुरू होकर 1 अप्रैल से जैसे कि शुरू होकर के 31 मार्च तक रहता है, जैसा कि हम बात करें। अब किसी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी देश के द्वारा कितनी वस्तुओं का और कितनी सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, वही होता है कि उस देश का जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। अब जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, अब वह प्रति वर्ष किस दर से बढ़ रहा है। जैसे पिछले वर्ष इतना ग्रोथ किए थे, इतनी जीडीपी रही थी, अगले वर्ष कितनी जीडीपी होगी और अगर अगले वर्ष कितनी जीडीपी हो गई, ये बताता है किस दर से बढ़ रहे हैं। तो उसी दर से जो ग्रोथ रेट होती है, उसी दर से जो बढ़ने की जो दर होती है, उसे कहते हैं जीडीपी की ग्रोथ रेट। एक्चुअली में ये ग्रोथ रेट का ही प्रेडिक्शन करते हैं, जैसा कि मतलब पिछली बार कितनी जीडीपी थी और इस बार कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी जीडीपी। ऑब्वियसली की जैसे बात करें कि इतनी बढ़ती सबकी बढ़ती ही जाती है। हाँ, कुछ गिने चुने देश को छोड़कर बाकी लगभग सभी देशों की जो जीडीपी है वो बढ़ती ही जाती है। बात करें तो विच रेटिंग ने किया है ये बताया हुआ है। अब पिछले अनुमान से बताएं तो 0.2% अंक की वृद्धि हुई, कितने 0.2% की। भारत अगला क्वेश्चन, पहली विजडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है किसने। तो अभी हाल ही में अगर बात करें तो किस राज्य सरकार ने की है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है जंगल सफारी, जैसा कि विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू किया है। अब ये हो गया, जैसे यह विस्डोम जो है जंगल सफारी एक्चुअली में 2 वन और जीव अभ्यारण्य को एक प्रकार से जोड़ेगी। बहराइच जिले में कतरनिया घाट वन जीव अभ्यारण्य जो है उसको पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व से कनेक्ट करेगी और यह विस्टाडोम जो है कोच सेवा होगी। 107 किलोमीटर लंबे जंगल के भीतर सफर होगी इसकी। जंगल सफारी टाइप का ये है। अब जंगल सफारी जैसे ट्रेन होगी, लोग यात्रा करेंगे, जैसा कि कांच वगैरह लगे रहेंगे मजबूती से, जैसा कि, और लोग देखते जाएंगे कि जंगल कैसा होता है और जानवर कैसे रहते हैं। 107 किलोमीटर लंबाई है इसकी। तो आप अगर रूट की बात करो तो रूट में क्या है इनका कि यहाँ पर जैसे हम बता दें आपको, बहराइच से ये दुधवा जंगल सफारी तक, दुधवा नेशनल पार्क इकलौता नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का। लखीमपुर जिले में इसका अधिकांश भाग जैसा कि हिस्सा है। यहाँ पे बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा, जैसा कि 22 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने शौर्य चक्र प्रदान किए। तो प्रदान किया है, जैसे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है। अभी हाल ही में 33 दिए गए हैं, कितने 33 टोटल। शौर्य चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र और परमवीर चक्र, ये सब वीरता पुरस्कार होते हैं। मैं आपको कई बार बता चुकी, जैसे कि देखिए वीरता पुरस्कारों को अगर आप बात करें ना, ऐसे पढ़ेंगे कैसे कि ऐसे याद रखेंगे आप कि वीरता पुरस्कार कितने होते हैं, ये पूछा जाता है। तो वीरता पुरस्कार के लिए एक्चुअली में 2 अंग होते हैं, 2 टाइप होते हैं, जैसे कि एक होता है युद्ध के दौरान में और एक होता है शांति के दौरान। तो अगर पहले युद्ध की अगर बात करें तो युद्ध के दौरान कौन कौन से होते हैं जो दिया जाने वाला चक्र है, तो कौन सा एक होता है शांति के लिए होता है, जैसा कि दिया जाने वाला चक्र होता है। मतलब जब कोई युद्ध ना चल रहा हो, वैसे में कोई अगर छोटा मोटा घटनाएं हुई हो, उसमें कोई वीरता दिखाया जाता है तो उसे उस दौरान एक होता है, और अगर युद्ध चल रहा हो उसमें कोई वीरता दिखाया जा रहा है तो उसके हिसाब से मिलता है। तो अब यहाँ पर हम इनका अलग अलग नाम भी है, जैसे कि इसको नोट डाउन भी आप कर सकते हो। जैसा कि सबसे बड़ा इसमें होता है परमवीर चक्र, और जैसे कि ऑब्वियस सी बात है कि जब युद्ध में सबसे बड़ी बड़ी वीरता दिखाएगा, जो मतलब ये ओवरऑल में जो सबसे ज्यादा वीरता वाला करेगा काम पुरस्कार है ये, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी परमवीर चक्र के लिए आएगी। इसके बाद होता है महावीर चक्र, महावीर की बात हो रही है। अब महावीर चक्र जो है इसके बाद होता है वीर चक्र है। अब वीर चक्र की बात करें तो ये हो जाएगा, जैसा कि आप देखो इस सब में क्या मिल रहा है, वीर मिलना है आपको, वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र। शांति की बात करें तो अगर तो शांति की बात हो रही है तो शांति का परमवीर चक्र कहते हैं अशोक को, और अशोक चक्र को कई बार क्वेश्चन में बन चुका है, जैसा कि अशोक चक्र को शांति का महावीर चक्र कहते हैं, किसका, अशोक को। अब क्योंकि ये शांति में ऊंचा होता है, सबसे ऊंचा है, शांति का पुरस्कार होता है। इसके बाद होता है कीर्ति चक्र, जिसके बाद अशोक के बाद कीर्ति चक्र है। इसके बाद होता है आपका ये शौर्य चक्र, मतलब शांति के दौरान अगर बात करें तो सबसे बड़ा होता है अशोक, फिर है कीर्ति चक्र, फिर है कौन, शौर्य चक्र। अब बात में समझ आ गई होगी आपको, जैसा कि तो अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र दिए हुए हैं, यानी शांति के क्षेत्र का यह वीरता पुरस्कार दिए हुए हैं। प्रायोरिटी कैसे होगी,
तो प्रायोरिटी में बात करें ऐसे वर्बली बोलते हैं जैसे कि हम, लेकिन आप लोग लिख लो जैसे कि आप बता दें हम आपको। सबसे पहले महावीर चक्र जैसे दिया जाएगा, फिर अशोक चक्र गिना जाएगा। कौन सा? अशोक चक्र गिना जाएगा। उसके बाद अशोक गिना जाएगा, फिर महावीर चक्र गिना जाएगा जैसा कि। तो परमवीर के बाद में अशोक, अशोक के बाद में महावीर, और महावीर के बाद में कीर्ति, और कीर्ति के बाद में वीर चक्र, और वीर के बाद में शौर्य चक्र। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी परमवीर चक्र की होती है जैसा कि, और दूसरी होती है अशोक चक्र की, लास्ट वाली शौर्य चक्र की है। ये आपकी प्रायोरिटी रहेगी जैसे कि इसमें रहनी चाहिए। अब ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति देते हैं ये पुरस्कार, राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है, मरणोपरांत भी दिया जाता है, मतलब जो लोग जीवित नहीं है, निधन हो चुका है, उनको भी दिया जाता है। जीवनोत्पाद भी मतलब कि जीवन का मतलब अंत होना है ना। उसके बाद अब वीरता दिखाया जाता है, तो उनके देश के लिए प्रतिवीरता वाले भाव को हम लोग सम्मानित जैसे करते हैं। अब चलिए जैसे कि हम बता दें, यहाँ पर आ जाते हैं। इन्होंने 6 कीर्ति चक्र दिए हैं और 33 शौर्य चक्र दिए, 4 कीर्ति चक्र विजेता, 7 शौर्य चक्र विजेता है। बात करें तो मरणोपरांत बात हो रही है, पाए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को सौंपने पर सहमति जताई है? कि जैसे कि हम आपको बता दें, इस द्वीप समूह को अब सौंप दिया है मॉरिशस को। ये एक्चुअली में हम बात करें मॉरिशस का ही एक द्वीप समूह है। मॉरिशस एक प्रकार का द्वीप देश है जैसा कि, उसके आसपास के भी कुछ ऐसे द्वीप हैं जो उसी के ही हैं। तो उनमें से एक द्वीप था चागोस द्वीप, जहां पर ब्रिटिश ने, मतलब ब्रिटिश का अभी तक राज था। मतलब आप सोचो, दुनिया भर में एक टाइम पर लगभग 70% देशों पर कब्जा होता था, राज होता था ब्रिटिशर्स का। धीरे धीरे ये सिमटते गए और धीरे धीरे आजादी देते गए, और उसके बाद अपने में आ गए अभी यूके में जैसा कि। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे द्वीप हैं जो इन्होंने कब्जा रखे थे। अब अभी रिसेंटली जैसे कि मॉरिशस का इन्होंने ये द्वीप हैंडओवर कर दिया है ऑफिशियली। तो हैंडओवर जैसा किया गया है, तो इंडिया ने वेलकम किया है यूके के इस डिसीजन को। क्यों? अब सम्मित्री यूके ने जता दी है जैसे कि। तो 22 मई को 2025 को यह हस्ताक्षर कर दिया गया है। बहुत ही ऐतिहासिक कदम हुआ है ये जैसा कि। अब आपको इसको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि पूछा जा सकता है। चागोस द्वीप जो कि जिसकी संप्रभुता अभी हाल ही में यूके ने किसको सौंपी है, तो ये किस द्वीप किस हिस्सा है, किस द्वीप किसका हिस्सा है, मतलब देश का हिस्सा है। तो ये है किस देश को सौंपी गई है, तो ये आपको याद रखना है कि मॉरिशस को सौंपा गया है। मॉरिशस से लगभग 1250 मील की दूरी पर यह मध्य बिंदु महासागर में स्थित है। मॉरिशस की अगर बात करें तो आप जैसे देखते हो कि मैप में कि अपना प्यारा भारत जैसे आपको पता ही है कहाँ पर होता है, ठीक है। मालदीव जो है नीचे आओगे आप इधर मेडागास्कर के पास, तो यहाँ मॉरिशस जो है इसे थोड़ी सी दूर पर यहाँ पर एक छोटा सा ही द्वीप आपको चागोस द्वीप दिखेगा। चागोस द्वीप की अगर बात हो रही है जैसा कि ध्यान रखना है आपको, ये बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए अगर आप जूम करके भी भारत के चुनाव जैसा कि आयोग ने मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है। देखिए, एक मतदान केंद्र पर एक पोलिंग बूथ पर वहां की जो जनता के हिसाब से जो 18 वर्ष से ऊपर की जो जनता होती है वो वोट करती है। तो एक एक मतदान केंद्र जो बनाया जाता है उसमें लिमिट रखी जाती है कि 1500 वोटर्स रहें। कई बार आप एक देखते हैं कि एक ही गांव में 2-2 पोलिंग बूथ बना दिए जाते हैं। अब ये भी करके कई बार आप ये देखते थे कि एक पोलिंग बूथ पर 2 गांव के लोग आकर वोट डालते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि 1500 का एक माना जाता है। अब 1500 की आबादी एक जगह वोट दे, और छोटा गांव है तो अगर तो 2 गांव का एक कर दिया जाता था, बड़ा गांव है तो अगर तो एक ही में 2 पोलिंग बूथ बना दिए जाते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर थोड़ा सा और घटाने का प्रयास किया है चुनाव आयोग ने अधिकतम संख्या 1500 से घटा करके मतदाताओं की कर दी है 1200, यानी एक पोलिंग बूथ पर 1200 लोग जो हैं ये वोट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हम आपको बता दें, मैक्सिमम वोटर्स असाइन टू पोलिंग स्टेशन रिड्यूसेस फ्रॉम 1500 टू 1200। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है। ऐसा इसलिए किया है जिससे सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके, ज्यादा भीड़ भाड़ न हो सके, और ये जो भीड़ है उग्रवाद में न बढ़ सके, इसलिए संख्या थोड़ा सा डाउन की गई है जैसा कि। और अब फेयर तरीके से हम बता सके आपको कि भारतीय चुनाव आयोग की अगर बात करें तो वर्तमान में देखिए चुनाव आयोग 3 सदस्य हो गए हैं। 1993 के बाद वर्ष जो है 1950 में 25 जनवरी को भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं मतदाता दिवस जैसा कि नेशनल वोटर डे मनाते हैं। नई दिल्ली में ये स्थित है और अनुच्छेद 324 के तहत इसका गठन किया गया था।
भारत के वर्तमान में मुख्य न्याय चुनाव आयुक्त हैं यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त है डॉक्टर विवेक जोशी और चुनाव आयुक्त हैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह सिंधु। ये 2 चुनाव आयुक्त हैं, एक ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। जैसा कि अब पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत सरकार ने अपने कूटनीतिक प्रयास के तहत अपने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बनाए। तो दोस्तों, भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर जो चलाई थी, ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या क्या चीजें की गई हैं, इसके अलावा कैसे पाकिस्तान टेरर को फंडिंग वगैरह करता है, जैसा कि इन सबको पूरा एक्सपोज करने के लिए, दुनिया भर के लीडरशिप को बताने के लिए भारत सरकार ने एक विपक्षी दलों का भारत में, जैसा कि बात करें क्या बनाया है, भारत में विपक्षी दलों का एक कमेटी बनाया है। अब सर्वदलीय मिला करके मतलब कि एक प्रकार से जैसे कि जिसमें लगभग सभी प्रमुख दल हो शामिल हो, तो उनका एक प्रतिनिधि मंडल तैयार किया है। इस प्रतिनिधि मंडल में 7 ऐसे व्यक्ति चुने गए हैं जो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, जाएंगे दुनिया भर में कई देशों में जाएंगे और वहां जाकर के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी टेरर ठिकानों को निशाना बनाया। अब पाकिस्तान ने जब उधर से रिटेलिएशन किया जैसा कि, तो भारत ने फिर उनके 11 एयरबेस तबाह कर दिए। तो इसलिए इन सब चीजों को, और जैसा कि हम लोगों ने क्यों स्टेप उठाया है, क्योंकि और यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाना ये करता रहता है, आतंकवादियों को पनाह देता है। आतंकवादी जैसे कि बात करें लॉन्च पैड्स बना करके रखता है और उसके बाद भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है। तो भारत अब इसका जवाब किस प्रकार से देगा? ऑपरेशन सिंदूर ने एक नया पैमाना सेट कर दिया है, जैसा कि अब इसी के बारे में दुनिया भर के लोगों को बताना है कि भाई देखो, अगर हम लोग इससे भी बढ़कर आगे कुछ करें तो आप बुरा मत मानना, क्योंकि ये लोग ऐसे ही हैं और ये लोग ऐसे चीजें करते रहते हैं। और सब प्रूफ भी यहाँ पर आपको दिखा दिए गए हैं, जैसे कि कौन कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। अब पाकिस्तान ऐसी वैसी हरकतें करता जाएगा तो उसके थ्रू क्या होगा? अब भारत तो यही करेगा ना, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन उठाएगा ही। तो इन्होंने मतलब क्या किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सब जगह प्रूफ दिखा दिए हैं। ये देख लो जैसे कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। देखो यूएन जो है ना, अगर बात करें यूनाइटेड नेशन, ये तो एक तरीके से बताएं किसी काम का नहीं है। जैसे कि पोलियो वाला दिन है और इसी दिन 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी, पोलियो दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, इसलिए यूएन ने पोलियो डे एक ही दिन मनाया जाता है। और खैर यूएन की अगर बात करें तो इसका कोई मतलब अब है नहीं। ये बना था विश्व शांति के लिए, 1945 में स्थापित हुआ था, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है अब। आज के टाइम पर अगर बात करें तो ये भाई कौन, जैसे कितने देश हैं तुम्हारे पास, मतलब पक्ष की बात होती है एक तरीके से, जिसके पास ज्यादा पक्ष होगा वही यहाँ पर शांति के हिसाब से काम कर पाएगा। तो तुम्हारे पक्ष में कितने ज्यादा हैं वही समझो कि तुम हो मजबूत। इसलिए फिर अब भारत ने दूसरा तरीका अपनाया है कि जो अपने मित्र मुल्क है ना, उनके पास जाकर के सबूत दिखाएं और जाकर के बताएं कि क्या क्या पाकिस्तान कर रहा है। तुम एक प्रकार से हमारे पक्ष में खड़े रहो। तो ये करने का भारत प्रयास कर रहा है। जैसा कि अब 7 संसदीय समूह बनाए गए हैं, इसमें 59 संसद सदस्य हैं जैसा कि शामिल हैं, तो लगभग सभी राजनीतिक दल के सदस्य हैं। इसमें अब 7 समूह की बात हो रही है। समूह के नेतृत्वकर्ता में मतलब लीडरशिप बनाई गई है, जो एक एक की उनमें देख लीजिए जैसे कि कौन कौन है। यहाँ बीजेपी की अगर बात करें तो बजरंग पांडा है, एक के दूसरे की बीजेपी के रविशंकर प्रसाद हैं, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के संजय कुमार झा हैं। एक में एक की बात करें तो ये है शिवसेना के एकनाथ शिंदे हैं जैसा कि हम बात करें। और एक है ग्रेस, कांग्रेस सांसद है, जैसे कि कांग्रेस सांसद सतीश थरूर है इसके। अब ये इधर का बताया हम आपको कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर जैसे कि इनका है, लेकर काफी विवाद भी चल रहा है। जैसा कि डीएमके सांसद कनिमजी करुणानिधि हैं और सुप्रिया सुले जो हैं, ये सब जो कि सब लीडर्स हैं। इन 59 सांसदों की टीम के जो जाएंगे और दुनिया भर को दिखाएंगे कि बताएंगे, सबूत वगैरह दिखा करके आएंगे आज कैसे पाकिस्तान करंट अफेयर्स की कोशिश है। अभी हमारे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लोग जैसे कि शेयर वगैरह भी कर दिया करिए। अगर जैसे कि आपको पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन कर लेनी है, टेलीग्राम चैनल को, जिससे कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।